अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 42 ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लैश मेमोरी का टॉपिक स्टार्ट किया था और उस लेक्चर में हमने इस मेमोरी का एक सेल देखा था और उसके साथ हमने ये देखा था कि इस सेल पे हम डिफरेंट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने प्रोग्रामिंग का ऑपरेशन देखा था, उसके साथ रीड का ऑपरेशन देखा था और फिर अरेज का ऑपरेशन देखा था। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है फ्लैश मेमोरी की अरेंजमेंट से। तो अरेंजमेंट के अंदर मल्टीपल रोज होंगे और मल्टीपल ही कॉलम्स मौजूद होंगे। जो इसकी डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ रोज हैं और उसके साथ कुछ कॉलम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। और अगर कॉलम में हम देखें तो यहाँ पे दो लाइंस मौजूद हैं। एक लाइन जो है वो ड्रेन के साथ कनेक्टेड है, जबकि जो दूसरी लाइन है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। और जो वाली लाइन ड्रेन के साथ कनेक्टेड है उस पर एक एक्टिव लोड भी मौजूद है। ये एक्टिव लोड एक्चुअल में एक ट्रांजिस्टर पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इसके साथ एक कंपैरेटर भी मौजूद है। तो जब किसी भी सेल का डाटा हमने रीड करना होगा तो पहले हम वो कंप्लीट रो सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से इस केस के अंदर रो नंबर 2 को सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम का हमने सेल रीड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ ऊपर ट्रांजिस्टर पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं। और कोई भी सेल जब सेलेक्ट होगा और उसके अंदर चार्ट मौजूद नहीं है तो यहाँ से फिर करंट फ्लो करेगा। और जब इस जगह से करंट फ्लो कर रहा होगा तो इस चीज़ को ये कंपैरेटर सेंस करेगा। कंपैरेटर की एक लाइन इस कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है, जबकि दूसरी जो लाइन है यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस वोल्टेजेस मौजूद हो गए। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो इस कंपैरेटर की दोनों पिंस पे वोल्टेज लेवल सेम हो जाएंगे। और जब वोल्टेज लेवल सेम होंगे तो इसकी आउटपुट जीरो आ जाएगी। और इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉजिक लेवल जीरो है। और इसी डायग्राम में अगर कॉलम नंबर 1 को देखें तो इस जगह पे चार्ट मौजूद है, और अगर चार्ट मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इस जगह पे हमारे पास जीरो अवेलेबल होगा। और रेफरेंस वोल्टेजेस पे जो वोल्टेज लेवल है वो कुछ और होगा, जिसकी वजह से दोनों इनपुट सेम नहीं है। और कंपैरेटर की अगर दोनों इनपुट सेम ना हो तो हमारे पास लॉजिक लेवल 1 आ रहा होता है आउटपुट पे। तो इस तरीके से हम इसके आउटपुट चेक कर सकेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेमोरी की समरी दिखाई हुई है। अभी तक जितनी भी मेमोरीज हम पढ़ चुके हैं वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले एस रैम है और इसके बारे में बताया गया है कि ये नॉन वोलाटाइल नहीं है, इसके अंदर हाई डेंसिटी भी नहीं होती। वन ट्रांजिस्टर से एक सेल को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अंदर इन सिस्टम राइट एबिलिटी मौजूद होती है। इस तरीके से नेक्स्ट डी रैम के बारे में बताया गया है, रोम के बारे में बताया गया है, ईपी रोम के बारे में बताया गया है और डबल ईपी रोम के बारे में बताया गया है। इन तमाम मेमोरीज के अंदर अगर देखें तो कोई ना कोई चीज़ मिस है। जबकि इन केस ऑफ फ्लैश मेमोरी ये नॉन वोलाटाइल भी होती है, ये हाई डेंसिटी भी होती है। वन ट्रांजिस्टर के थ्रू हम एक सेल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर इन सिस्टम राइट एबिलिटी भी मौजूद होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की मेमोरीज को डिस्कस किया हुआ है। तो स्पेशल टाइप की मेमोरीज की अगर बात करें तो दो टाइप की मेमोरीज हैं, जिसमें फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या इन शॉर्ट इसे फीफो मेमोरी कहा जाता है। और जो दूसरी है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे इन शॉर्ट लीफो मेमोरी कहा जाता है। तो पहले ये देखते हैं कि फीफो मेमोरी क्या होती है। जिस तरह इसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है कि जो डाटा हम पहले राइट करेंगे उसको हम पहले रीड कर सकेंगे। इनका मतलब है कि हमने डाटा राइट किया है और आउट का मतलब है कि हमने डाटा को रीड किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्पेशल मेमोरीज हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी डिफरेंट मेमोरीज हैं जो कि हम देख चुके हैं। तो ये एक न्यू मेमोरी आ गई है, तो इसका पर्पज़ एक्चुअल में ये होता है कि इस मेमोरी को एज बफर इस्तेमाल किया जाता है, फीफो मेमोरी को भी और लीफो मेमोरी को भी। अब बफर की एक्चुअल ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करनी हो और उन दो डिवाइसेस की स्पीड आपस में इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड से डाटा राइट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जबकि कीबोर्ड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तो अगर हम कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे हैं और प्रोसेसर उस डाटा का वेट करता रहेगा तो उसकी वजह से प्रोसेसर की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो होता इस तरीके से है कि प्रोसेसर अपने टास्क परफॉर्म करता रहता है और जो डाटा हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे होते हैं वो एक बफर में सेव होता रहता है। फिर जब प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद वो बफर से डाटा को रीड कर लेता है। और इसी तरीके अगर कंप्यूटर से हम डाटा राइट कर रहे हैं किसी आउटपुट डिवाइस के अंदर, तो नॉर्मली आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं जबकि प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस केस के अंदर जो प्रोसेसर है वो डाटा राइट कर देता है बफर के अंदर और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस वहाँ से डाटा को रीड करके आउटपुट शो करवाती रहती हैं। तो इस बफर मेमोरी को हम दो तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल कर लें इन मेमोरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
या दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि रैम का कुछ पोर्शन हम एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर दो डिवाइसेस हैं और ये सेम रेट के ऊपर डाटा ट्रांसफर कर रही हैं। तो अगर दो डिवाइसेस सेम रेट पे डाटा ट्रांसफर कर रही होंगी तो इसके दरमियान में हमें किसी स्पेशल मेमोरी की ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट डिवाइस जो भी डाटा सेंड करना चाहेगी वो डाटा लाइंस पे राइट कर देगी और सेकंड डिवाइस वो सेम उसी रेट पे डाटा को रीड कर लेगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन जिन दो डिवाइसेस के अंदर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं अगर उनकी स्पीड सेम नहीं होगी तो फिर हमें दरमियान में एक फीफो मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। ये चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो डिवाइस डाटा को राइट कर रही है वो जो डाटा पहले राइट करेगी वही डाटा यहाँ पे पहले रीड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने पहले 1 राइट किया है, उसके बाद 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो यह डाटा जब यहाँ पे रीड किया जाएगा तो सबसे पहले ये वाला 1 इस जगह पे रीड होगा, उसके बाद फिर 0, फिर 0 और उसके बाद ये लास्ट 1 यहाँ पे लिखा था ये इस जगह पे रीड किया जाएगा। इसकी फिर आगे मजीद डिटेल में एग्जांपल इस जगह पे शो की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डाटा राइट किया जाएगा वो इस जगह पे किया जाएगा और डाटा राइट होने के बाद ये डाटा इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और इस तरीके से नेक्स्ट पोजीशन पे डाटा राइट होता जाएगा। और जब डाटा को रीड किया जाएगा तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पे डाटा मौजूद है उसको सबसे पहले रीड किया जाएगा, उसके बाद सेकंड को रीड किया जाएगा और इस तरीके से जो बाकी डाटा है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरीके से ये 301 था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इसके आगे जो 9 और 7 था वो यहाँ पे रीड कर लिया गया है। उसके बाद जब हम मजीद डाटा लिखेंगे तो वो इसके पीछे आता जाएगा। इसी की फिर थोड़ी सी डिटेल एग्जांपल वो यहाँ पे आगे शो की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा इनपुट होगा तो जो भी डाटा लिखा जाएगा वो पहले इनपुट बफर में आएगा और फिर उसके बाद उस डाटा पे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1001 है तो इसके ऊपर शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये डाटा इस पॉइंट पे आ जाएगा 1001 और उसके बाद जो भी न्यू डाटा आएगा वो इसके पीछे राइट होता जाएगा। और जो नेक्स्ट डिवाइस है वो सबसे पहले इस वाले डाटा को रीड करेगी, उसके बाद सेकंड पोजीशन वाले डाटा को रीड किया जाएगा, उसके बाद थर्ड पोजीशन वाले डाटा को रीड किया जाएगा। तो जो डाटा सबसे पहले इंटर होगा उसको सबसे पहले रीड किया जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल है जो कि इस डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करवाएगा। और अगर ये नीचे देखा जाए तो एक इनपुट कंट्रोल लॉजिक है जो कि इनपुट डिवाइस को बताएगा कि जो इनपुट बफर में डाटा था वो आगे शिफ्ट हो चुका है और उसके बाद जो डिवाइस है वो न्यू डाटा यहाँ पे सेंड कर देगी। इस तरीके से यहाँ पे एक आउटपुट कंट्रोल लॉजिक है जो कि नेक्स्ट डिवाइस को ये बताएगा कि इस जगह पे डाटा अवेलेबल है। जब वो डिवाइस इस डाटा को रीड कर लेगी तो उसके बाद ये जो प्रीवियस डाटा होगा वो इस बफर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स हम इस मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर जो मैंने आपको दूसरी इम्प्लीमेंटेशन बताई है वो मैंने ये बताया था कि बाय यूजिंग रैम हम फीफो मेमोरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसकी डायग्राम यहाँ पे शो की हुई है। रैम के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ये करेंगे कि हमारे पास दो रजिस्टर होंगे और इन दो रजिस्टर के अंदर बफर का इनपुट एड्रेस और बफर का आउटपुट एड्रेस फीड कर देंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बफर है वो थर्ड एड्रेस से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा फिफ्थ एड्रेस पे। तो फिर जो भी डाटा आएगा वो पहले थर्ड पोजीशन पे आएगा, उसके बाद ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और इस पॉइंट पे एक न्यू डाटा आ जाएगा और उसके बाद ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास पीछे फिर न्यू डाटा आ जाएगा। और जब डाटा को रीड किया जाएगा तो जो रीडिंग वाली डिवाइस है वो इस जगह से डाटा को रीड कर लेगी और इस तरीके से पॉइंट 3 पे न्यू डाटा आता रहेगा। तो रैम के अंदर कोई भी एरिया हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो भी एरिया हम स्पेसिफाई करेंगे उसका एड्रेस हमें बफर इनपुट एड्रेस रजिस्टर के अंदर बताना पड़ेगा और उसका आउटपुट एड्रेस भी हमें बफर आउटपुट एड्रेस रजिस्टर के अंदर बताना पड़ेगा। तो इस फीफो बफर की रैम इम्प्लीमेंटेशन के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।